मैं इस व्रत को निभाने की शपथ लेता हूँ। अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार मैं बीमारों की सेवा के लिए उपचार करूँगा, किसी को हानि पहुँचाने के उद्देश्य से कदापि नहीं। मुझे कितना ही विवश क्यों ना किया जाए, मैं किसी को विषैली दवा नहीं दूंगा। मैं किसी के घर में जाऊं, मेरा उद्देश्य बीमारों की मदद करना ही होगा। अपने पेशे के दौरान मैं जो कुछ भी देखूं या सुनूं, यदि वह प्रकट करने योग्य ना हुआ तो मैं उसे कभी जाहिर नहीं करूंगा। ये विचार उस शपथ में आज भी शामिल हैं जो डॉक्टरी पास करने वाले विद्यार्थी ग्रहण करते हैं। पूरे वक्तव्य को हिप्पोक्रेटिक ओथ कहते हैं, जो यूनान के महान चिकित्सक हिप्पोक्रेटस के जीवन पर आधारित है। अनेक प्राचीन ग्रीस वासियों को हम उनकी कृतियों के द्वारा ही जान पाए हैं। हिप्पोक्रेटस के व्यक्तिगत जीवन के विषय में भी विशेष उल्लेख नहीं मिलता। इतना ही वृत्तांत मिला है कि ईसा से लगभग 460 वर्ष पूर्व यूनान के कास द्वीप में हिप्पोक्रेटस ने जन्म लिया था। एस्क्यूलेपियस का मंदिर इसी द्वीप पर स्थित था और संभवतः हिप्पोक्रेटस के पिता इसी मंदिर के पुरोहित थे। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हिप्पोक्रेटस हुआ ही नहीं। उसके नाम से प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्र विषयक पुस्तकें एक लेखक संघ की रचनाएं हैं। जैसा भी हो, प्रसिद्ध यूनानी इतिहासज्ञ और दार्शनिक प्लेटो ने हिप्पोक्रेटस नामक व्यक्ति की चर्चा की है। प्लेटो का कहना है कि हिप्पोक्रेटस ने दूर दूर तक भ्रमण किया, जहां भी वह गया उसने चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी। थेलीज नामक यूनानी गणितज्ञ ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में कास द्वीप में जिस पाठशाला की स्थापना की थी, वही संभवतः कालांतर में हिप्पोक्रेटस की शाला बन गई। चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांतों तथा चिकित्सक और रोगी के बीच समुचित व्यक्तिगत संबंधों की शिक्षा इस शाला में दी जाती थी। हिप्पोक्रेटस के अभ्युदय काल तक रोगों का निदान और उपचार एस्क्यूलेपियस के पुरोहितों के हाथों में था। एस्क्यूलेपियस ग्रीक और रोमन का आरोग्य देवता था। पुराणों के आधार पर यह माना जाता है कि एस्क्यूलेपियस सिद्ध हस्त चिकित्सक था और उसमें मृतकों को जीवित कर देने की क्षमता थी। उन दिनों बीमारी को देवताओं की अप्रसन्नता का परिणाम समझा जाता था, अतः रोग से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय था देवताओं को भेंट चढ़ाना। बीमार यदि चल पाते तो एस्क्यूलेपियस के मंदिर तक पैदल जाते थे और पुरोहितों की मदद से देवताओं के कृपा पात्र बनते थे। बहुतेरे रोगी शरीर के निरोग होने की स्वाभाविक क्षमता के फलस्वरूप ही चंगे होकर घर लौटते थे। कभी कभी मंदिर के पुरोहित मरहम या काढ़ा दे देते थे। यद्यपि इस इलाज का उन भाग्यशालियों के अच्छे होने या न होने से कोई संबंध न होता था। यह समझ लेना कठिन नहीं है कि लोग हिप्पोक्रेटस को संदेह की दृष्टि से देखते होंगे, क्योंकि उसने इस विश्वास को समाप्त किया था कि देवताओं में शरीर को निरोग रखने की शक्ति होती है। फिर भी वह इतना चतुर तो था ही कि देवताओं के प्रति लोगों की इस आस्था का पूरी तरह विरोध न हो। पहले हिप्पोक्रेटस की शपथ इस तरह थी, मैं चिकित्सक अपोलो, एस्क्यूलेपियस आरोग्य संजीवनी तथा सभी देवी देवताओं के नाम पर शपथ लेता हूँ। किंतु हिप्पोक्रेटस की आस्था प्रत्यक्ष और परोक्ष तथ्यों पर ही थी। रोग और निदान के संबंध से प्रचलित अंधविश्वास पर विजय पाने की उसने पूरी कोशिश की। सारे शब्द संसार ने हिप्पोक्रेटस की योग्यता का झंडा फहराया। फारस के बादशाह आर्तजेक्सक्रीज ने उसे अनंत संपदा इसलिए देनी चाहिए कि वह फारस की फौजों का विनाश करने वाली महामारी को रोक दे। उस समय फारस और ग्रीस के बीच युद्ध चल रहा था। इस कारण हिप्पोक्रेटस ने यह कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि देश की शत्रु की सहायता करना उसके सम्मान के अनुकूल नहीं है। इस घटना को प्रसिद्ध तेल चित्र में दर्शाया गया है, जो पेरिस की मेडिकल स्कूल में लगा है। चिकित्सा ग्रंथों में विस्तार से लिखित हिप्पोक्रेटस के उपदेशों की खोज मध्य युग में फिर से की गई। दुर्भाग्य से इन पुस्तकों को संपूर्ण और अंतिम रूप से सही मान लिया गया। चिकित्सा शास्त्र के सिद्धांत के रूप में इनकी मान्यता सर्वोपरि है। संभव है कि हिप्पोक्रेटस के लेखों में अब तक कमी नहीं आई, तथापि उनके शब्दों का आंख मूंदकर अनुसरण करने का परिणाम यह हुआ कि सदियों तक चिकित्सा शास्त्र में कोई प्रगति नहीं हुई। ईसा के लगभग 200 साल बाद कितनी ही बातों पर गैलेन का हिप्पोक्रेटस से मतभेद था। फिर भी हिप्पोक्रेटस के प्रति लोगों की आस्था में तनिक भी अंतर नहीं आया और वे यह समझते रहे कि हिप्पोक्रेटस का मत अचूक है। फ्रांस की चिकित्सा विरासत किसी भी गहन प्रश्न के परस्पर विरोधी उभय पक्षों को प्रकट करने के लिए भी ये कहते हैं। गैलेन हाँ कहता है पर हिप्पोक्रेटस ना कहता है। इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जिनके कारण एक अच्छे सिद्धांत की दास्ता ने विज्ञान की प्रगति को रोका है। विज्ञान को अतीत की पुनः परीक्षा के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। हिप्पोक्रेटस के विचार से चिकित्सा का सबसे महत्वपूर्ण अंग शरीर विज्ञान अर्थात एंटोनॉमी है, परंतु आगे चलकर कुछ युगों तक शरीर तंत्र के अध्ययन की उपेक्षा होती रही और 15वीं सदी में बेसेलियस ने ही इसका पुनरुद्धार किया। तब तक चीर फाड़ का काम नाइयों के हाथों में था। इंग्लैंड के राजा हेनरी अष्टम के राजकाल में एक कानून द्वारा यह आदेश दिया गया कि खराब खून
नाखून या दांत निकाल फेंकने के अलावा नाई चीर फाड़ का कोई काम नहीं करेंगे। साथ ही साथ मनाही कर दी गई कि वे शल्य शास्त्री हजामत बनाने का काम नहीं करेंगे। इंग्लैंड में नाइयों द्वारा प्रदर्शित स्तंभ बाबर पुल आज भी नाइयों द्वारा किए गए चीर फाड़ के इतिहास को व्यक्त करता है। नाइयों के संबंध में लगी झंडी की सफेद धारी पट्टी का प्रतीक है और लाल धारी रक्त का। हिप्पोक्रेटिस की शपथ में डॉक्टर और सर्जन दोनों का काम पृथक कर दिया गया। यथा मैं चाकू नहीं चलाऊंगा, ये काम विशेषज्ञों को सौंपूंगा। हिप्पोक्रेटस के मतानुसार सर्जन का पद डॉक्टर के पद से ऊंचा है, जैसा कि हम आज भी मानते हैं। हिप्पोक्रेटस आधुनिक चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं। रोगों के कारणों का आसपास ढूंढना ही वह श्रेयस्कर समझता था, न कि देवताओं के प्रकोप में। उसकी शिक्षा यही थी कि चिकित्सक रोगी को ध्यानपूर्वक देखे, उसकी परीक्षा करे और रोगों के लक्षणों को लिख डाले। इस तरह वह एक ऐसा लेख तैयार कर सकता है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि रोगी का इलाज किस ढंग से करने पर वह निरोग हो सकता है। रोगियों की परीक्षा के लिए उसने कुछ सामान्य नियम निश्चित किए। रोगी की आंखों की त्वचा का रंग कैसा है, शरीर का तापमान कितना है, भूख लगती है या नहीं, पेशाब और पाखाना नियमित होता है या नहीं। हिप्पोक्रेटिस रोगी के संबंध में दैनिक विवरण तैयार करता था और ऐसा करने के लिए जोर भी देता था। वह रोगी की प्रगति से संबंधित एक चार्ट भी बनाता था। उसे इस बात का ज्ञान था कि जलवायु और ऋतु परिवर्तन का विभिन्न रोगों पर क्या असर होता है। उदाहरण के लिए जुकाम हमें सर्दियों में ही अधिक होता है। इस तथ्य की ओर ध्यान देते हुए हिप्पोक्रेटिस को एक अन्य बात सूझी कि ज्योति विज्ञान तथा चिकित्सा शास्त्र में कुछ न कुछ गूढ़ संपर्क अवश्य होता है, क्योंकि ज्योति विज्ञान विभिन्न ऋतुओं के संबंध में निश्चय करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सूझ का परिणाम यह हुआ कि आयुर्वेद के विद्यार्थी बिना किसी उपयुक्त कारण के सर्दियों तक ज्योति विज्ञान का अध्ययन करते रहे। हिप्पोक्रेटस चिकित्सक की सामाजिक मर्यादा और उसमें सामान्य जनता की आस्था पर बहुत जोर देता था। वह डॉक्टरों को प्रायः यह सलाह दिया करता था कि वे रोगियों को यह बताने में कभी न हिचकिचाएं कि बीमारी कब तक चलेगी, क्योंकि यदि उसकी भविष्यवाणी सही उतरी तो लोग उन पर अधिकाधिक विश्वास करेंगे और उपचार के लिए अपने आप को निसंकोच सौंप देंगे। हिप्पोक्रेटस के कुछ अनुभव आधुनिकतम प्रतीत होते हैं, जैसे मोटे लोग आमतौर से दुबले पतले लोगों की अपेक्षा जल्दी मर जाते हैं। बूढ़ों की खुराक नौजवानों की खुराक की अपेक्षा कम हुआ करती है। सर्दियों में खुराक ज्यादा होती है और गर्मियों में कम। दुबले पतले आदमी खुराक को घटा सकते हैं, लेकिन उसमें चर्बी का अंश कम नहीं होना चाहिए, तथा मोटे आदमी खुराक को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें चर्बी का अंश कम होना चाहिए। चिंता, थकावट और सर्दी के कारण होने वाली शारीरिक व्याधियों को पानी और शराब की बराबर मात्रा लेने से दूर किया जा सकता है।